Hello guys, welcome to my new video of class 8 science materials metal and non-metal chapter number 4। तो आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है थोड़ा डिफ़िकल्ट अगर समझोगे नहीं तब, वरना ये चैप्टर आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मेटल नॉन मेटल उसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल रिएक्शन, यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तुम लोग को एक वो याद करना पड़ेगा, जैसे KMnO4 किसको बोलते हैं, के किसको बोलते हैं, पोटेशियम को। ये सब तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। यू आर फैमिलियर विथ ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल हैव गिवन इन टेबल 4.1। अब देखो हम लोग जानते हैं, तुम लोग 6 क्लास में भी पढ़ा होगा, सॉरी 7 क्लास में, 6-7 में, कि जो हम मटेरियल जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब एक तरह का मेटल है, ठीक है। तो देखो टेबल 4.1 में इसमें बताना है कि वो शाइनी है कि डल है, कि हार्डनेस है कि नॉट वेरी हार्ड है। तो ये टेबल जब हम तुमको पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तब ये वाला टेबल तुम लोगों को ऑटोमेटिक आने लगेगा, और ये तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देना बना के। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि तुम लोग कितने मटेरियल्स का नाम जानते हो जो कि मेटल है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 0.41 आर नॉन मेटल्स। अब देखो ये जो टेबल है ना, ये इसको छोड़ के बाकी सब कौन है, नॉन मेटल। इसको छोड़ के ये तो मेटल है, बाकी को मिला के, ठीक है, नॉन मेटल। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। अब मेटल्स और नॉन मेटल कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब याद करो कि जो मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है, लस्टरनेस, हार्डनेस, तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, हैव यू एवर बीन सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, ए शॉवेल एंड एन एक्स। और ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, लोहार। अब देखे होगे तुम लोग, कभी ना कभी तो देखे हो कि जो लोहार रहता है एक प्लेन शीट ले लेता है, उसको मारता है तो क्या होता है कि वो एक स्पेड, शॉवेल और एक एक्स के रूप में बन जाता है, मतलब कोई भी शेप वो दे देता है, ठीक है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग। क्या तुम लोगों को कोई चेंज फाइंड होता है कि जो शेप है वो बीटिंग करने पे चेंज हो रहा है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल। क्या तुम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि कोई सिमिलर चेंज हो अगर हम लोग यही पीस ऑफ कोल को भी बीट करें तो। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 4.1। ये जो एक्टिविटी है ना, ये तुम लोग खुद से पढ़ना, इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिए। खुद से पढ़ के कमेंट सेक्शन में बोलना कि तुम लोग को ये एक्टिविटी से क्या समझ आया, ठीक है। यू सॉट एट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। अब तुम लोग देखे होगे कि जब आयरन नेल कांटी और एक एल्यूमिनियम का तार, उसको तुम लोग अगर बीट करते हो, मोड़ते हो, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीड। अब वही इसी चीज़ को, एल्यूमिनियम को और आयरन नेल को अगर तुम लोग जोर से बीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सीड के रूप में बन जाएगा। यू माइट डेकोरेटिंग स्वीट्स। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। अब देखो तुम लोग काजू कतली खाए हो, काजू की बर्फ़ी, जो तुम लोग के यहाँ नाम पुकारा जाता है, काजू कतली, काजू बर्फ़ी, ठीक है। तो उसमें क्या देखते हो कि जो सिल्वर फॉयल रहता है, तो वो सिल्वर फॉयल को बीट करके एकदम सीट बना दिया जाता है, उसको काट के फिर स्वीट्स में डेकोरेट कर दिया जाता है, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। अब देखो तुम लोग देखोगे एल्यूमिनियम फॉयल, अब लंच बॉक्स पे लंच पैक करते हो तो उस रोटी को तुम लोग एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करते हो, कोई भी ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, पराठा हो गया, ये सब, ठीक है। तो उसको भी अगर तुम बीट करोगे ना,
तो वो एकदम छोटा, अगर तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस में एल्यूमिनियम फॉयल, तो एकदम छोटा सीड्स में हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। एक टर्म यहाँ पे आया, याद रखना, मैलिएबिलिटी, ठीक है, ये टर्म मैलिएबिलिटी, ठीक है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब ये जो मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मेटल्स का। As you must have noticed, material like coal and pencil do not show this property. अब तुम लोग नोटिस करोगे जो कोल है या पेंसिल लीड का जो मटेरियल है वो सब ये सब प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। कैन वी कॉल दिस मेटल्स, क्या हम लोग इनको मेटल कह सकते हैं, आगे देखते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, परहैप्स नॉट, वाई, ट्राई ए लिस्ट सम एक्सपीरियंस in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि जो पैन रहता है तो उसमें क्या रहता है, प्लास्टिक या वुडन हैंडल रहता है कि जिससे हम लोग को गर्म का एहसास ना हो, हम लोग हर्ट ना हो। तो ऐसा और भी कोई चीज़ है इसमें वुडन और प्लास्टिक हैंडल हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस What can you say about the conduction of heat by wood and plastic? अब ये एक्सपीरियंस करने के बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, कंडक्शन ऑफ हीट जो वुड और प्लास्टिक कर रहा है, कंडक्शन हीट का, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव। अब तुम लोग देखे होगे कि तुम्हारे घर में कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो इलेक्ट्रिशियन आते हैं, उन लोगों के पास स्क्रू ड्राइवर रहता है, लेकिन उनका जो हैंडल है किस चीज़ से बना रहता है। तो अब हम लोग उसको फाइंड करेंगे। ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। ये हम लोग 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें बस रिपीट कर दिया, इसमें बस ये बताया कि जो मटेरियल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या पूरा कंडक्टर ऑफ हीट में, इसमें तुमको यही बताना है बस, ठीक है। यू ऑब्जर्व डैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, good conductor, while rod, sulfur piece and coal piece are poor conductor। अब हम लोग देखे हैं कि आयरन रोड, सल्फर, ये सब क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन कोल पीस, कॉपर वायर भी गुड कंडक्टर। ये हम जी कर देते हैं यहाँ पे, जी एन एन जी, ठीक है। कोल पीस और ये दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर, लेकिन आयरन नेल और ये कॉपर वायर गुड कंडक्टर है। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अब एक और देखो, वेदर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, डेफिनेटली नॉट। हम लोग देखे हैं कि हम लोग के घर में भी कॉपर का या एल्युमिनियम का तार लगता है, कभी तुम लोग कोल का तार देखे हो, नहीं, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो वायर के रूप में ड्रॉन हो पाए, जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं। पहले हम लोग मैलिएबिलिटी पढ़े हैं, डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी में क्या होता है बताओ, मैलिएबिलिटी में एक सीड्स को बीट कर करके सीड्स के फॉर्म में एक चीज़ को बना दिया जाता है, मटेरियल्स को, और डक्टिलिटी में क्या होता है, वायर में बना दिया जाता है। बस यही है, मैलिएबिलिटी में सीड्स में, डक्टिलिटी वायर में, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन सीट, प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर, इफ यू नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन साउंड। अब देखोगे कोई भी तुम अगर मेटल को नीचे गिराओगे तो कोई ना कोई वो साउंड प्रोड्यूस ही करता है। अभी तक नहीं किया हो तो इसमें जो दिया करके एक बार कॉइन को करके देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है नहीं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, अब तुम देखोगे कि जो वुडन का बेल रहता है, टेम्पल कभी मंदिर गए होगे तो देखते हो कि बेल वुडन का रहता है, क्यों, क्योंकि जो मेटल रहता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है स्ट्रक होने पे, उसका वो प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग सोनोरस बोलते हैं। मेटल्स आर सोनोरस वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है। इतना ही था यहाँ तक के पॉइंट में, यहाँ तक बस कि अगर जो भी मेटल है वो स्ट्रक होने पे साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनरस बोलते हैं।
After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. अब ये सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का हम लोग कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल जो है हार्ड है, लस्टरस है, मलेबल है, डक्टाइल है, सोनरस है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. द मटेरियल्स विच जनरली पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स. अब ये जो प्रॉपर्टी जो भी शो करेगा वो क्या होगा? मेटल. ठीक है, क्या होगा? मेटल. समझ में आया? और जो इसके उल्टा एकदम अपोजिट करे, टू अपोजिट मतलब पूरा अपोजिट, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, जैसे वो गिराने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, मेलेबिलिटी का उसका कोई प्रॉपर्टी इशू नहीं करता, लस्चरस होता नहीं है, डक्टिलिटी भी शो नहीं करता, तो उसी को हम लोग वो नॉन मेटल बोलते हैं. तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. ठीक है, सल्फर भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, फॉस्फोरस. ठीक है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ये और भी नॉन मेटल्स का एग्जांपल है. ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ. मर्करी इज द ओनली स्टेट विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. दीज आर एक्सेप्शन. अब ये एक्सेप्शंस है. जैसे मेटल्स को बोल दिया कि ये हार्ड होता है, ये मैलिएबल होता है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस कि कुछ मेटल ऐसा होता है जो ऐसा नहीं होता. जैसे जो सोडियम और पोटेशियम एक मेटल है जो कि इजीली नाइफ से ही कट हो जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है? मेटल्स हार्ड रहता है. ठीक है, और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है जब रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखना. ये VVI है, VVI. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब हम लोग ये तो पढ़े हैं कि हम लोग एक रस्टिंग होता है आयरन में, तो वो रस्टिंग को याद करो कि कैसे रस्ट फॉर्म होता है. हम लोग 7th क्लास में पढ़े हैं ये. ठीक है, तो ये एक्टिविटी है यहाँ पे. ठीक है, अब क्या करें कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करो, तो उससे क्या? यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब तुम जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में ही बर्न करोगे तो क्या होगा? ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. तो उससे क्या होगा? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. तो अब ये तुम्हारा रिएक्शन होगा. ठीक है, ये वाला आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, मैग्नीशियम प्लस O2. जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो उस समय हम तुम लोग को ये बता देंगे, याद रखना. ठीक है, या अगर वीडियो में नहीं हो पाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार या डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देख लेना, तुम लोग को पता चल जाएगा. यहाँ क्या है? FeO2 प्लस H2O प्लस Mg प्लस O2. अभी तुम लोग जब चैप्टर ही नहीं पढ़ो तो तुम लोग ये कैसे रिएक्ट करो? बता भी देंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इससे अच्छा चैप्टर पढ़ लो. अभी लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. अब हम लोग चेक करते हैं कि रस्ट का नेचर कैसा होता है जब वो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है. तो क्या करो, एक स्पून पूरा स्पून भर के, चम्मच भर के रस्ट ले लो और उसको लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व करो. तो उसमें क्या देखोगे कि जो रस्ट है वो सस्पेंड हो जाता है, रिमेन सस्पेंड रहता है वाटर में. अब सस्पेंशन को चेक कर दो. टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड लिटमस पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सॉल्यूशन एसिडिक. तब जब रेड और लिटमस पेपर डालोगे तो ये ब्राउन टाइप में हो जाएगा. देखो ये. ठीक है, ठीक है, यही था नेचर ऑफ द रस्ट फाइंड करने का. ठीक है, समझ में आया? देखो, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड. और कॉपर भी रस्ट हो पाता है. आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल. हाँ, कॉपर भी रस्ट हो सकता है. व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर. फॉर मॉइस्चर वाला जो एयर रहता है उसमें अगर कॉपर वेसल को हम लोग छोड़ देंगे बहुत देर के लिए तो उसमें ग्रीन कोटिंग आ जाएगा. ग्रीन कोटिंग किसका रहता है? 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 प्लस COOH2 प्लस COCO3 इसका रहता है. ठीक है, इसका अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोग को नेट पे भी सर्च मारोगे तो इसका तुम लोग को रिएक्शन का नेम पता चल जाएगा. ठीक है, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, बड़े क्लास में जाओगे 9th 10th में तो ये तुम लोगों को पढ़ना होगा. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. द ash obtained on the burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature. Is this solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus turned blue. So oxide of magnesium is also basic in nature.
इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। हम लोग वाला एक्टिविटी जो पढ़े थे, मैग्नीशियम रिवन को जला करके उसका ऐश बन गया था, उसको वाटर में डिजोल्व किए गए थे, तो चेक करना था कि वो एसिडिक होता है कि बेसिक नेचर में। तो उसमें क्या था, जो हम लोग डिजोल्व किया था वाटर में, तो जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में बन गया था। तो जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम का वो क्या है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी, यहाँ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर लिया है एक स्पून में और उसमें हीट दे रहा है, और जो स्पून है वो इफ़ डिफिल्ट्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मैकेनिक कैप। कोई भी अगर बोतल का भी तुम ढक्कन ले सकते हो, उसमें सल्फर पाउडर रख दो। अब देखो कि जब सल्फर बर्निंग स्टार्ट करेगा तो जो स्पून जो है उसको तुम गैस जार में डाल के, ग्लास टम्बलर में डाल के उसको कवर कर देना टम्बलर के लीड से, ताकि वो एस्केप ना कर पाए। और फिर वो स्पून को रिमूव कर देना, और कुछ टाइम के बाद देखोगे तो तुम देखना कि वाटर डालना, पहले वाटर डाल के उसको रिप्लेस कर देना लीड के साथ, टम्बलर को ऐसे ऐसे शेक करना। तो देखोगे जब रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू में बदल जाएगा। ये यही था, देखो ये। ठीक है, अब देखो, द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर तुम सल्फर और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट बनाओगे, अब देखो एक चीज़ तुम लोगों को और बता देते हैं, ये है नहीं लेकिन बता देते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, अब ये क्या होता है, जो सल्फर प्लस ऑक्सीजन है ना, ये होता है रिएक्टेंट, और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना है ये होता है प्रोडक्ट। तो ये तुम लोग को पढ़ना है 9th में, लेकिन अभी तुम लोग को बता दिए कि तुम लोग को आसानी पड़े। जो सल्फर और ऑक्सीजन है वो क्या होता है कि रिएक्टेंट होता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड को तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो एक सल्फरलेस एसिड फॉर्म होगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फरस एसिड H2SO3। ठीक है, अब सल्फरस एसिड को अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर उसके अंदर डालोगे तो वो रेड में बदल जाएगा। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तुम इसमें लिख सकते हो सोडियम, बता देते हैं सोडियम डाइऑक्साइड। तो सोडियम है, नेम ऑफ द एसिड सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम एसिड, और इसमें क्या है, नॉन मेटल सोडियम। ठीक है, ऐसे कर करके हम ये नहीं बोल रहे कि ये सही है, तुम लोग को अपने से करना है। ठीक है, मैं रिएक्शन विथ वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम जो था सबसे रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो जो ये है सोडियम जो है वाइग्रसली बहुत तेज़ ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उससे वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, वाई केरोसिन इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, वाई सोडियम is stored under kerosene, because sodium metal is very reactive, it reacts vigorously with oxygen and water, a lot of heat is generated, therefore sodium is stored in kerosene। अब देखो एक्टिविटी एक, 250 ml का एक बीकर लो, उसको वाटर से हाफ भर दो, फिर उसको केयरफुली एक सोडियम का मेटल का पीस कट कर लो, अब उसको फिल्टर पेपर के मदद से ड्राई कर लो और उसको रैप कर दो कॉटन के पीस से। अब जब सोडियम पीस को तुम रैप करके बीकर में रखेगा तो तुम केयरफुली देखना कि जब रिएक्शन स्टॉप होगा, फिर बस ऑब्जर्वेशन करना है, जब रिएक्शन स्टॉप होगा तो वो तुम बीकर को टच करना, तो तुम देखोगे कि बीकर जो है वो गर्म हो जाता है, और फिर उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टच करना, और फिर इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ये लेकिन ये अंडर नॉट फॉर चिल्ड्रन, तुम लोग टेस्ट मत करना, लैबोरेटरी में तुम लोग के साथ टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर, सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। अब तुम लोग देखोगे कि कुछ सोडियम देखे क्या होगा, सोडियम एकदम ही रिएक्ट पूरा बहुत जल्दी रिएक्शन
में हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, तो क्या करता है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन अदर मेटल के साथ नहीं कर पाता। जैसे आयरन जो है वाटर के साथ एकदम स्लो रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जनरली नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एयर के साथ रिएक्ट करता है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर, इसलिए नॉन मेटल को वाटर में स्टोर किया था, क्योंकि वो एयर से ना कि एयर से रिएक्ट कर जाता है, वाटर से नहीं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ exposed to air to prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन इन विथ एसिड। ठीक है, इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। अब हम लोग का कोई भी डिफरेंस है, अगर हम लोग मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट करवा देंगे एसिड के साथ, तो क्या होगा? व्हाट कुड बी द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन बर्न मैच स्टिक इज अबाउट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब तुम टेस्ट ट्यूब के माउथ एकदम टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओगे तो कुछ पॉप साउंड का आवाज आएगा। तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट द नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बम्स विद ए पॉप साउंड। तो ये पॉप साउंड क्यों आया? तुम हम लोग पढ़े हैं कि नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, लेकिन मेटल हाई रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसी के चलते पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। अब लोग नोटिस किए होंगे कि जो कॉपर है वो भी डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तब भी जो है हीटिंग पे वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। जो कॉपर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हीटिंग करने के बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी है, प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3-4 पेलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। अब हम लोग को क्या करना है, एक फ्रेश सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 पेलेट 5 ml वाटर में डालना है। फिर उसमें एल्यूमिनियम फॉयल का एक पीस डालना है और बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लाना है। तो ऑब्जर्व करना केयरफुली, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंस है वहाँ पे। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब जो मेटल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस और कॉम्प्लेक्स। अब जो नॉन मेटल्स का रिएक्शन है वो बेस के साथ कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। ठीक है, अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करो, 100 ml का 5 बीकर लो, उसका लेवल कर दो ABCD और 50 ml वाटर इच बीकर में डालो और डिजॉल्व कर दो सब्सटेंस को। ठीक है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद तुम अगमान डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो और उसको एकदम छुओ मत, उसको एक जगह स्थिर रहने दो। फिर अपना ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखो। तो बीकर ए में क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुअल। बीकर बी में क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल। बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग। बीकर डी में आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग और बीकर ई में जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। तो ए और बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट, समझो, आराम से समझना, खत्म हो तुरंत अब ये चैप्टर। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिस सॉल्यूशन में वाटर इन्वॉल्व उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या होता है, जो हम लोग क्या चेंज ऑब्जर्व किए बीकर में, तो हम लोग देखे हैं कि जो मेटल है वो अनदर मेटल को एक्वस सॉल्यूशन के रूप में कंपाउंड से रिप्लेस करता है। ठीक है, इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर। अब बीकर ए में क्या था, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस किया था फ्रॉम कॉपर सल्फेट। दैट इज वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडर रेड मास ऑफ द कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसीलिए क्या हुआ था, जो ब्लू था वो डिसअपियर हो गया था एंड रेड कलर आ गया था। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फॉलो, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कॉपर रेड हो जाएगा। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। अब बीकर बी का भी तुम लोग लिखना। देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी and by iron in beaker A. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. ठीक है,
तो हम लोग देखिए कि जो बीकर सी में जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, बीकर ई में आयरन रिप्लेस हो जा रहा है, सिमिलरली आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन द बीकर सी, we can infer that copper is not able to replace zinc from its zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rule based on facts. अब लेकिन देखे होगे कि जो बीकर सी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट को चेंज नहीं कर पाया, लेकिन जिंक जो कॉपर को तो कर दे रहा था रिप्लेस। तो साइंस जो है रटने वाला चीज़ नहीं है, ये एक डिफिनेट रूल पे चलता है, उसका फैक्ट होता है। तो और जो रूल है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से और आयरन से। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं रिप्लेस करता। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? अब देखो तुम लोग पूछोगे कि कौन हाईली रिएक्टिव है कौन, तो इसका तुम अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा कि कौन हाईली है, जिंक है कि आयरन है, कॉपर है। तो फर्स्ट तो हम लोग को पता है कि जिंक है, ठीक है। और सेकेंड वीडियो को पॉज करो और उसके बाद तुम लोग बताओ मेरे मुताबिक होना चाहिए, बताओ क्या होगा। अभी हम रुके हुए हैं 1 2 5 तक करेंगे, उसके बाद बता देंगे 1 2 3 4 5। तो पहले क्या आता है, जिंक आता है, दूसरे में क्या आता है, आयरन, उसके बाद कॉपर, ठीक है, याद रखना। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गया कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या है यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the use of some non-metals. अब बताओ गेस करो कि कौन कौन सा मेटल है जो मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर, ये सब में यूज आता है, ठीक है। हम लोग ये भी हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ नॉन मेटल से भी चीज़ बनता है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाला है कि क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज। नॉन मेटल इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल जो हम लोग की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जिससे हम लोग ब्रेथ इनहेल कर रहे हैं, वो भी नॉन मेटल ही है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल जो है वो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है ताकि प्लांट्स का ग्रोथ हो पाए। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी नॉन मेटल्स काम में आता है। नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। अब नॉन मेटल जो है एंटीसेप्टिक के भी रूप में काम करता है। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर। नॉन मेटल जो है क्रैकर्स में भी यूज होते हैं। यू हैड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब तुम लोग मेटल्स और नॉन मेटल का और भी यूजेज बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, ठीक है। तो यहीं पे मेटल्स और नॉन मेटल ख़त्म हुआ, चैप्टर ही ख़त्म हो गया। थोड़ा सा लास्ट में तुम लोग को बता देते हैं। आई हियर दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट, इन व्हाट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन देम। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी। ये दो एक तरह का क्या बोल सकते हो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इन क्लास 7 you have learned in a chemical reaction new substances are formed. These substances are different from those which are underwent in the reaction. Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reaction by cooling, heating or electrolysis is called element. अब एलिमेंट क्या होता है, जो फर्दर डिवाइड ही ना हो पाए उसको एलिमेंट बोलते हैं, बस इतना याद रखो। जैसे मान लो H2O, H2O, अब ये O हो गया एक एलिमेंट। O को तुम तोड़ोगे कुछ भी नहीं, मतलब O टूटेगा ही कि अकेला है, तो ये नहीं टूट सकता, इसको एलिमेंट बोलते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड ही ना हो पाए। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट है। सो इज आयरन कार्बन 2 इज एन एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एटम होता है। ये 9th में है, तुम लोग का एक चैप्टर ही है
दो चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल और एक एटम एंड मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसमें पूरा पूरा ब्रीफ में पढ़ना है। ए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब एक सैम्पल जो एलिमेंट का वो क्या करता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम को कंटेन करता है, ठीक है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। अब एलिमेंट के फिजिकल चेंज से उसको कोई मतलब नहीं है एटम को। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। अब लिक्विड सल्फर का भी एटम सेम ही होगा जो वेपर और सॉलिड सल्फर का होता है। Although we have an infinite variety of substance in the universe, the number of elements forming these substances is limited. There are no more than 94 naturally occurring elements. An important classification of element is in the term of metals and non-metals. Most of the elements are metals. The remaining are either non-metals or metalloids. Metalloids possess character of both metals and non-metals. अब देखो 94 नेचुरली एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में। और जो अदर क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करे थोड़ा थोड़ा। समझ में चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये कीवर्ड्स याद कर लेना, एटम्स किसको बोलते हैं, कंडक्टर किसको बोलते हैं, ये सब याद कर लेना, ठीक है। जो जो पढ़ा है वही सब चीज़ें। चैप्टर आसान है, एक्सरसाइज का भी वीडियो आ ही जाएगा, दोनों चैप्टर का भी बाकी है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका भी एक ही साथ सारा एक्सरसाइज का वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही चैप्टर्स और पढ़ने के लिए कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, जो होमवर्क दिए हैं वो भी, और साथ में वो मैंने कमेंट बॉक्स पे जो होमवर्क मैंने ये वाला दिखा देते हैं आप लोग को। ये वाला ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका चिंता मत करना। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस क्लास का और वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।